नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 40। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों को नई नई कहानियाँ सुनाती रहूं। निखिलेश अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि पीएमटी में सफल न होने की स्थिति पर अगर किसी भी बेटी को बीडीएस में चांस मिल जाती है तो उसके जीवन में एक नई दिशा मिल जाती है, क्योंकि उनके शादी किसी डॉक्टर लड़के से होने की संभावना जगती है। फिर भी यहाँ पर यह बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत से लड़कियों को एमबीबीएस डॉक्टर से शादी करने की लालसा पूरी नहीं हो पाती। आफ्टर ऑल बहुत से कोशिश तथा इंतजार करने के पश्चात किसी अदार प्रोफेशन वाले लड़के जैसे कि वकील, इंजीनियर, कोई सिविल सर्विसेज या तो कोई बिजनेस क्लासेस लड़के से शादी करने पर मजबूर होना पड़ता है, और वह एक डेंटिस्ट होकर भी अपनी प्रोफेशन को छोड़कर घर गृहस्थी में रम जाती है। मगर लड़कों के लिए बीडीएस करने पर कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तरफ जहां बीडीएस डॉक्टर को सैलरी एक चापरासी से भी कम मिलती है, वहीं जब शादी ब्याह करवाने की बात आती है तो डेंटिस्ट के एनुअल या मासिक आमदनी को लड़की वाले सरहीन भावनाओं से देखते हैं। अर्थात घर गृहस्थी के खर्च के लिहाज से डेंटिस्ट के आमदनी को छोटी नजरों से देखने की विचारधारा व्यक्त की जाती है। यहाँ पर यह बात कहना भी गलत नहीं होगा कि जमाने वालों के मानसिकता में बदलाव आ रही है। आजकल लोग सीधा सीधा पैकेज की बातें करते हैं। किसे कितना पैकेज मिलता है, 25-30 लाख रुपया पैकेज के नीचे बालों को अक्सर लड़की वाले छोटे नजरों से देखते हैं। उनके विचार से महीने में 3-4 लाख रुपया से कम आमदनी पर बेटी के घर परिवार नहीं चल सकते। रोज नीत नई खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लड़के चाहिए जो एकदम से खड़ा सोना हो, जिनमें कोई खाद ना मिला हो, चाहे लड़की कैसी भी क्यों ना हो। खैर छोड़ो उन बातों को, तुम खुद ही अपने में विचार करके देखो। जैसे कि तुम ऊंची ऊंची हाकती हो, वैसे ही बहुत से लोग ऊंची ऊंची हाकते हैं। छोटी मोटी पैकेज बालों की उनके नजरों में तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि तुम भी उनमें से कम नहीं हो। ऐसे में कल को तुम्हारे बेटे के शादी ब्याह कहे या घर गृहस्थी में अड़चने आएगी, इन सब के बारे में अभी से ही सोचना जरूरी हो गई है। तुम जरा इन सब विषय पर सोचकर देखो कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। मुदित अपने माँ को समझाते हुए कहता है, मम्मी जी, एक बात शायद आपको नहीं मालूम है कि कोटा में जितना भी बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, उनमें से अधिकतर बच्चे को उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑल इंडिया लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित की जाती है और वहां से क्रीम उठाकर कोटा में लाया जाता है। फिर भी उनमें से 90% बच्चे असफल रहते हैं। आपको पता नहीं होगा कि मेरे साथ बिहार पटना के संजय पढ़ता है। उसके मामा जी का बेटा मनीष, जो 12वीं के बाद 1 साल तक पटना में रहकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता रहा, फिर ऑल इंडिया लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होकर कोटा में आकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ कि एमबीबीएस के लिए पीएमटी में सिलेक्शन हो जाएगा। मगर 1 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के बाद उसका पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। गनीमत है कि उसके पास बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी थी। ऐसे में मनीष इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई की और उसे दिल्ली आईआईटी में एडमिशन मिल गया। उसे इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा नहीं था, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और बाद में आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो उसके इच्छा के अनुरूप नहीं था, मगर करता भी क्या। 2 साल ड्रॉप करने के बाद उसके हिम्मत जवाब दे दिया। घर वाले भी उस पर दबाव डालने लगे। ऐसे में बेचारा इंजीनियरिंग में क्वालिफाई करके आईआईटी में भर्ती हो गया। यह तो गनीमत समझो कि उसके पास बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी रही है। अगर मैथमेटिक्स नहीं रहता तो क्या करता। उसे बीडीएस में भी जगह नहीं मिला। ऐसे में कोई ना कोई पैरामेडिकल कोर्सेज करके संतोष करना पड़ता, जैसा कि जीएनएम या फिजियोथेरेपिस्ट या लैब टेक्नीशियन। इस तरह से कोई कोर्सेज करके उसे संतोष करना पड़ता। अक्सर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एडवर्टाइजमेंट के जरिए बच्चों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मगर 12th में
80-90% स्कोर हासिल करने वाले बच्चे भी MBBS की सरकारी सीटों से महरूम रह जाते हैं। शर्मिष्ठा अपने बेटे की बातों से सहमत नहीं है, मगर बेटा पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा मुदित अपने माँ को वास्तविकता के बारे में बहुत से उदाहरण देकर समझाने लगा ताकि माँ शर्मिष्ठा को वर्तमान में व्याप्त समस्याओं के विषय में पता चल सके। मुदित समझाते हुए कहता है, मम्मी जी, अभी समय ऐसा चल रही है कि कोई भी एक ऑप्शन के भरोसा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल को क्या होगा कह नहीं सकते। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कल को ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई और नया कानून निकाल दे, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि PMT के लिए ऑल इंडिया लेवल में एक ही एग्जाम होगी, नीट, चाहे वह कैसा भी होगा मगर एक ही परीक्षा के जरिए सिलेक्शन होगी। ऐसा भी नियम बन सकती है कि 2-3 बार से ज्यादा PMT ने बैठ नहीं सकेंगे। ऐसा ही कुछ सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। अगर इस तरह के कोई नियम लागू कर दिया तो एक तरफ तो नए नए बच्चों के लिए अच्छा होगा कि पुरानी कैंडिडेट्स की भीड़ कम हो जाएगी जो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।